Good evening, everyone. Am I audible? Please let me know in the chat section if I am audible. Okay. Thank you for confirmation. स्क्रीन विजिबल है सभी को? Okay. So I am Dr. Vanshika Sharma and I welcome you all to IUTIP. Today we are going to begin with Agat Tantra, which is forensic medicine and toxicology classes, as you all know. And before starting the class, let me just give you a short overview of how we will proceed with the classes. Our main areas of focus will be understanding of concept and the subject. क्योंकि फोरेंसिक मेडिसिन जो है वो अपने आप में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगे. हम इसमें सिलेबस वाइज अप्रोच रखेंगे जिससे आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग का आइडिया हो जाएगा, है ना, क्योंकि हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन एग्जाम्स, ये दोनों चीजें आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन में बहुत मैटर करता है कि आपके कैसे मार्क्स आते हैं. ओके, एंड वन लास्ट very important thing कि will also focus on the areas which are important from your competitive point of view. या ये पीजीटी पैटर्न से भी क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं या फिर आपका जो स्टेट एमओ एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से जो भी आपने आयुर्वेदिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन फ्यूचर अपीयर होना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट्स ज्यादा जरूरी हैं हम उन पर भी बात करेंगे. ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखेंगे अगध तंत्र की, विच इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द पार्ट ए ऑफ सिलेबस, which includes derivation of विष तंत्र, अगध तंत्र एंड अगध. जो पीडीएफ में यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब आप लोग कोर्स में एनरोल कर लेंगे, वो आपको ऐप पर ही अवेलेबल हो जाएगा. तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अगध तंत्र की फर्स्ट क्लास. जो बुक में यहाँ रेफर कर रही हूँ ये उसका रेफरेंस है आयुर्वेद विश्वविज्ञानीय बाय डॉक्टर अयोध्या प्रसाद अचल. अगर आप लोग भी चाहें तो आप भी इसी बुक से रेफर कर सकते हैं या जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें अकॉर्डिंगली सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे जो आपको याद करना है और जो आपको एग्जाम में लिखना है. सबसे पहले विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन ऑफ अगध तंत्र से ही स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि आपको पता है अगध तंत्र ये दो शब्द हैं, पहला है अगध और दूसरा है तंत्र. तो अगध, अगध जानने से पहले हम जानते हैं कि गद शब्द का अर्थ क्या है. तो जो गद शब्द है वह गद धातु में अच प्रत्यय लगकर बना है. ये इसकी निरुक्ति है. गद धातु में अच प्रत्यय लगकर अगध शब्द बनता है जिसका गद शब्द बनता है जिसका अर्थ है रोग, पीड़ा या विष. तो बेसिकली विष को गद कहा गया है. ठीक है, न अस्ति गदो यस्य, न अस्ति गदो यस्य यानी कि निरोग या रोग रहित होना. तो जब इस गद शब्द में अ उपसर्ग लग जाएगा तो क्या शब्द बनता है हमारे पास? अगध. और उस अगध का अर्थ क्या है? निरोग या रोग रहित रहना. न अस्ति गदो यस्य. दूसरी व्युत्पत्ति है न अस्ति गदो यस्मात्, न अस्ति गदो यस्मात् जिसका अर्थ क्या है? औषध, स्वास्थ्य या विष नाश करने का विज्ञान. तो बेसिकली गद यानी कि विष का जो नाश करना है अगद, तो विष का नाश करने का जो विज्ञान है उसे अगध तंत्र कहा जाता है. इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो षोडशांग हृदयम में इसे बताया गया है कि इंद्रियों में विकार उत्पन्न करने के कारण जो विष है उसे गद संज्ञा दी गई है.
गद संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि विष क्या करता है, जो हमारी इंद्रियां हैं उसमें विकार उत्पन्न करता है तथा विषाद उत्पन्न करता है। विषाद का अर्थ होता है जिसके कारण इंद्रियां अपने विषयों को प्रॉपरली ग्रहण ना कर सके। ठीक है, अगर इंद्रियां अपने विषयों को प्रॉपरली ग्रहण नहीं कर पाएंगी, उनका विषयों के साथ संयोग नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो विषाद उत्पन्न होगा, इंद्रियों में विकार उत्पन्न होगा। और ये जो द्रव्य हैं जो इंद्रियों में विकार उत्पन्न करेंगे, या जो भी फैक्टर्स इंद्रियों में विकार उत्पन्न करेंगे, वो विष कहलाता है। और उसका प्रतिकार, प्रतिकार यानी कि ट्रीटमेंट, तो उसके ट्रीटमेंट की डिस्कशन हम जहां कर रहे हैं वो अगध तंत्र है, और उसका प्रतिकार करने वाला जो द्रव्य है वो अगध कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगध के पर्याय। तो अमरकोश, अमरकोश विच इज अ डिक्शनरी, उसमें क्या डिस्क्राइब किए गए हैं अगध के पर्याय? भेषज, भेषज आप जानते हैं औषध का भी पर्याय है, तो अगध का भी पर्याय क्या है? भेषजम, औषधम, भेषज्यम, अगध एवं जायु। तो ये 5 पर्याय जो हैं वो अमरकोश डिक्शनरी में बताए गए हैं अगध शब्द के। कौन कौन से? भेषजम, औषधम, भेषज्यम, अगध एवं जायु। तो ये पर्याय आपको एज इट इज ही लर्न करने हैं। अब हम बात करते हैं विष की निरुक्ति की। अभी पहले हमने बात करी थी अगध की, अब हम बात करने जा रहे हैं विष की निरुक्ति की। तो विष शब्द कहां से आया है? विष शब्द विष धातु में क प्रत्यय लगने से बना है। विष धातु में क प्रत्यय लगने से विष शब्द बनता है। और विष का अर्थ क्या होता है? घेरना, छा जाना, व्याप्त हो जाना या फैल जाना। तो आपने सुना होगा कि विष की तरह कोई चीज फैलती है ना? विष की तरह, जब भी हम किसी चीज का बहुत जल्दी व्याप्त होने की बात करते हैं तो हम विष का एग्जाम्पल देते हैं। क्यों? क्योंकि विष की जो प्रॉपर्टी है कि वह शरीर में बहुत जल्दी फैल जाता है। जो पॉइजन होता है वो क्या करता है, बॉडी में बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी व्याप्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसे विष कहा जाता है। अतः विष की व्युत्पत्ति क्या है कि वह द्रव्य जो शरीर में जाकर शीघ्रता से व्याप्त हो जाता है या शीघ्रता से फैल जाता है, उसे विष कहते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? आगे अब हम आचार्यों, डिफरेंट आचार्यस ने क्या डेफिनेशन दी है विष की, उसकी बात करते हैं। तो जो द्रव्य प्राणी के मनोदैहिक तंत्र से संपर्क में आकर शरीर में प्रवेश करके विषाद उत्पन्न करे या प्राणों का हरण कर ले, उसे विष कहते हैं। ये बात हम करके आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने विष के बारे में क्या कहा है, उन्होंने विष की क्या परिभाषा दी है। तो विषाद जनत्वात् विषम इति अभिधीयते, विषाद जनत्वात् विषम इति अभिधीयते। ये डेफिनेशन कहां दी है? सुश्रुत संहिता कल्प स्थान के 3रे अध्याय में। तो कल्प स्थान की अगर मैं बात करूं तो सुश्रुत संहिता का जो कल्प स्थान है उसमें पूरा ही विश्व विज्ञान का वर्णन है। कल्प स्थान के 8 चैप्टर्स हैं और उन 8 चैप्टर्स में आचार्य सुश्रुत ने जो है वो विष के बारे में बात की है। तो विषाद जनत्वात् विषम इत्यभिधीयते, अर्थात विषाद उत्पन्न करने के कारण ही इसे विष कहा जाता है। तो विषाद हमने क्या कहा था? विषाद का अर्थ था कि जिसके कारण इंद्रियां जो हैं वो अपने विषयों को प्रॉपरली ग्रहण नहीं कर पा रही थी, तो उसे विषाद कहा था। और क्योंकि विष क्या है, वो विषाद को उत्पन्न करता है, इसलिए उसे विष कहा जाता है। अब अगर हम आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि जिसे देखकर जगत के सभी प्राणी विशेष रूप से विषादग्रस्त या खिन्न हो जाते हैं, उसे विष कहते हैं। और आचार्य चरक ने विष का वर्णन कहाँ किया है? चरक चिकित्सा के 23rd चैप्टर में 23वें अध्याय में विष का वर्णन प्राप्त होता है। और विष के बारे में कहा है कि जिसे देखकर सभी प्राणी विषादग्रस्त या खिन्न हो जाते हैं, उसे विष कहा गया है। अब क्योंकि हम विष की जो बात है वो अगध तंत्र में कर रहे हैं,
तो हम डेफिनेशन देखते हैं अगध तंत्र की कि अगध तंत्र क्या है। तो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में अगध तंत्र को डिस्क्राइब किया है और उसे डिस्क्राइब करते हुए उसकी परिभाषा दी है। यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो इन जनरल भी आपको ये याद होना चाहिए श्लोक, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो हम इसे ब्रेक करते हैं और पढ़ते हैं। अगध तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषिका आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च। अगध तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषिका आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च। यानी कि अगध तंत्र क्या है? आयुर्वेद की वह शाखा है जिसमें हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। किस किस के बारे में? सर्प, कीट, कीट यानी कि कीड़े, लूता यानी मकड़ी या स्पाइडर, मूषक, मूषक यानी चूहा, इनके द्वारा दष्ट, ठीक है, इनका जो दंश है, जो दष्टा है, उससे जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, राइट, जो भी हानिकारक प्रभाव होगा इनके दष्ट से, या जो विविध विष व्यंजन है, ठीक है, आदि से दष्ट हुए, तथा विविध प्रकार के जो स्वाभाविक, स्वाभाविक यानी नेचुरल, कृत्रिम, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पॉइजन्स, और संयोगज विष, संयोगज यानी कि जो कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर दो द्रव्यों का संयोग कर दिया जाए तो कुछ द्रव्य इस प्रकार के होते हैं जो विष की तरह काम करते हैं, राइट। तो जिसमें स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोगज विष से उपहत प्राणियों की पीड़ा के उपशमन, निदान एवं चिकित्सा का विधान किया गया है, उसे अगध तंत्र कहा गया है। तो एक तो उन्होंने सर्प, कीट, लूता और मूषिका, ये 4 एनिमल्स स्पेसिफाई कर दिए, और उसके अलावा क्या कहा? विविध विष व्यंजन या विष संयोग, तो स्वाभाविक, कृत्रिम या संयोगज विष को भी इंक्लूड करते हुए कहा कि इनसे उपहत प्राणियों की पीड़ा के उपशमन, निदान एवं चिकित्सा का विधान जहां किया गया है, उसे अगध तंत्र नाम दिया है। और ये परिभाषा हमें कहाँ मिलती है? सुश्रुत सूत्र के पहले अध्याय में। और ये परिभाषा आप लोगों को सब्जेक्ट की याद होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें। अब बात करते हैं अगध तंत्र की विविध संज्ञाएं। संज्ञाएं यानी कि सिनोनिम्स, की डिफरेंट डिफरेंट आचार्यास ने अगध तंत्र के लिए क्या क्या शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है इसे? आचार्य चरक ने कहा है विषगर वैरोधिक प्रशमन। तो ये जो है, ये आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आचार्य चरक विष के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, या अष्टांग आयुर्वेद में आचार्य चरक ने जो है वो विष के लिए, जो अगध तंत्र है उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है? तो विषगर वैरोधिक प्रशमनम, विषगर वैरोधिक प्रशमनम, ये आचार्य चरक ने कहा है। नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं आचार्य वाग्भट की। तो ये वाग्भट का ये श्लोक मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को याद होगा, जो अष्टांग विभाजन है आयुर्वेद का, काय बाल गृह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा एवं वृषान। तो इसमें जो दंष्ट्रा टर्म है, दंष्ट्रा, वो दंष्ट्रा किसके लिए आई है? विष के लिए आई है, यानी कि अगध तंत्र के लिए आई है। तो आचार्य चरक ने कहा विषगर वैरोधिक प्रशमनम, और आचार्य वाग्भट ने क्या कहा? दंष्ट्रा चिकित्सा। ये दोनों ही पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ अगध तंत्र। देखिए, जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका हमारी मेडिकल फील्ड में या डे टू डे लाइफ में क्या रेलेवेंस है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या रेलेवेंस है मेडिकल फील्ड में, डे टू डे लाइफ में, और उसका क्या यूज है, उसकी यूटिलिटी क्या है, और उसका स्कोप जो है वो कितना वाइड है, कौन कौन से एरियाज हैं जहां अगध तंत्र यूज किया जा रहा है, विश्व विज्ञान यूज किया जा रहा है। तो उस पर हमें डिस्कशन करते हैं कि स्कोप ऑफ अगध तंत्र क्या है।
तो अगर तंत्र का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। विष का स्वरूप, सबसे पहले तो विष कैसा है उसका स्वरूप जानना है, उसके स्रोत हमें वो कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, उसके भेद एवं उपभेद, कितने टाइप के विष हैं, जांगम स्थावर जो हम आगे बात करेंगे, उनके गुण धर्म, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज का ज्ञान होगा, चाहे वो उसकी गुड फैक्टर्स हैं चाहे उसके डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, उसका पता होगा, तभी हम उसे यूटिलाइज कर सकेंगे। उसके लक्षण एवं चिन्ह, कि अगर किसी ने उस द्रव्य का जो विषाक्त पदार्थ है उसका सेवन कर लिया है, तो उसकी पॉइजनिंग में कौन कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, उसकी बात की जाती है। प्राणियों पर उसकी प्रतिक्रिया, तो वही हमने बात करी कि जिसने उसका सेवन किया है उन प्राणियों पर कौन से स्पेसिफिक लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। वेग, विष वेगों की आगे बात की जाएगी, आचार्य चरक ने कितने माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं। वेगांतर एवं वेगगत जो विशिष्ट लक्षण हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विषपान एवं विषदान से संबंधित समस्याएं, उनका निदान, उनका उपचार, निदानिक एवं उपचारात्मक विधियों की खोज, क्योंकि अगर हमें विष के बारे में पता होगा तभी हम जो है वो न्यू फॉर्मुलेशंस क्रिएट कर पाएंगे, राइट, उनको चिकित्सा में भी यूज कर पाएंगे। विषपान एवं विषदान से उत्पन्न नैतिक एवं वैधानिक समस्याएं, बाकी संदिग्ध विषाक्तता में चिकित्सक के कर्तव्य। अब एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आपके पास बहुत बार हो सकता है पॉइजनिंग के केसेस भी आएंगे, तो उसमें एज अ मेडिकल ऑफिसर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक पॉइजनिंग का पेशेंट किस तरह से ट्रीट किया जाएगा और उसके जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स रहते हैं उन सब के बारे में भी आपको ज्ञान होना आवश्यक है। विष का चिकित्सात्मक उपयोग, तो चिकित्सात्मक एवं मारक मात्राओं का निर्धारण भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे वत्सनाभ हो गया, अति विषा हो गई, ये द्रव्य जो हैं ये विष की तरह कार्य करते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद के ऐसे बहुत सारे योग हैं जहां इनका यूज किया जाता है। तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसी भी द्रव्य की थेरेप्यूटिक डोज कितनी है और उसकी जो डिस्ट्रक्टिव डोज है वो कितनी है, तो इसीलिए हमें उसकी मात्रा का निर्धारण करना आवश्यक है। उसका क्रय विक्रय, यानी कि वो कितनी डोज में अवेलेबल होगा, कहाँ उसकी कल्टीवेशन होगी, और ये सारी चीजें जो रेगुलेटेड अमाउंट में होनी चाहिए विष के लिए, वो सारा हमें जानना आवश्यक है। उपलब्धि तथा व्यवस्था पत्रों में उसकी अनुशंसा पर नियंत्रण, आप जानते हैं आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से तो उसमें उसके कंटेंट का चार्ट रहता है कि इसमें क्या चीज कितने अमाउंट में डली हुई है या पड़ी हुई है, राइट। तो जो विष वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी स्पेसिफाइड होता है कि कितनी अमाउंट में ये विष जो है वो इस प्रोडक्ट में या इस मेडिसिन में है। तो इस सारा का जो नियंत्रण है वो व्यवस्था पत्र में लिखा होता है। उससे संबंधित कानून कि कितनी डोज में आप उसे यूज कर सकते हो और कितनी ज्यादा जो है वो उसकी विषाक्तता है, और विषाक्तता से उत्पन्न व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याएं, ये सभी जो है वो अगत तंत्र के क्षेत्र के अंदर आती हैं, यानी कि ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, यही सारा अगत तंत्र का स्कोप है। और अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो आप जानते हो जो विविध औषधियां हैं, चाहे आप उसे मॉडर्न मेडिसिन लो या आप आयुर्वेद के योग ले लो, उसमें भी काफी सारे ऐसे ड्रग्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं जिसमें विष पड़ा होता है, राइट। तो औषधियां, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो आपकी कॉस्मेटिक्स हैं, कीटनाशक जो आप घर में यूज करते हैं, घर की सफाई के लिए यूज करते हैं, राइट, उन सब में भी क्या है, विष की एक नॉर्मल डोज जो है वो पाई जाती है। तो उन सब का जो रेगुलेशन है उसमें कितना विष पाया जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो अगत तंत्र के क्षेत्र के अंदर आती हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है भोपाल गैस ट्रेजेडी का। तो अगर आप जानते हो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी गैस की लीकेज थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। ठीक है, तो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, राइट।
मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीकेज थी वहां पे, जो गैस क्या थी, बहुत पॉइजनस थी, काफी टॉक्सिक थी, जिसकी वजह से वहां पे क्या हुआ था, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, राइट। तो वैसी ही गैसेस, उनका रेगुलेशन, ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे अगत तंत्र के क्षेत्र के अंदर आती हैं। बाकी भी जो जहरीली गैसें हैं, मादक मादक जो द्रव्य हैं, और जो गर्भस्थ शिशु तथा मानव के वंश लक्षण बीजों को प्रभावित कर रहे हैं, ये सारे जो विषैले पदार्थ हैं, इनकी रेगुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, रोगों के रूप बदल रहे हैं, आप जानते हैं, उपद्रव और जटिलताएं बढ़ रही हैं। तो इन सारी समस्याओं ने विश्व वैज्ञानिकों के दायित्व और विश्व विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं को और भी बढ़ा दिया है। तो ये सारा जो है, ये स्कोप है अगत तंत्र का, कि इन सभी एरियाज में अगत तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम बात करते हैं अगत तंत्र का प्रयोजन और उसकी उपयोगिता। तो अभी हमने उसके स्कोप की बात कर ली, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोजन की। तो प्रयोजन क्या है, कि जो स्वस्थ प्राणी हैं, उनकी हमने विष के प्रभाव से रक्षा करनी है, ठीक है। अब विष के प्रभाव से रक्षा कैसे हो सकती है, कि अगर आप पहले से ही जानते हैं कि कोई चीज विषाक्त है, कोई प्राणी या कोई भी ऐसा अवेलेबल प्लांट है जो विषाक्त है ना, आप उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। उसे आप कंज्यूम कब नहीं करेंगे, जब आपको पहले से ही ज्ञान होगा कि ये पॉइजनस है, राइट। अगर आपको पता होगा ये विषाक्त द्रव्य है, तो जो आप उसका सेवन कभी नहीं करेंगे, कोई भी प्राणी उसका सेवन नहीं करेगा। तो अगर ज्ञान होगा तभी ऐसा होगा। इसलिए पहला प्रयोजन क्या है, स्वस्थ प्राणियों की विष के प्रभाव से रक्षा करना। और दूसरा क्या है, विषाक्तता से ग्रस्त प्राणियों का कष्ट निवारण कर उन्हें आरोग्य प्रदान करना, राइट। और दूसरे जिन्होंने बाय मिस्टेक अगर पॉइजन का सेवन किया है, या किसी ने सुसाइडल पर्पज से पॉइजन का सेवन किया है, या होमिसाइडल, किसी और को मारने के लिए, राइट, अगर पॉइजन का यूज किया गया है, तो उनका कष्ट निवारण और उन्हें आरोग्य प्रदान करना, यह अगत तंत्र का प्रयोजन है, इसकी यूटिलिटी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विष की प्राग उत्पत्ति, यानी कि विष का ओरिजिन क्या है। अब विष के ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट आचार्यस ने अपना अपना मत दिया है। आचार्य चरक की मान्यता कुछ और है, आचार्य सुश्रुत कुछ और मानते हैं, और जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है उसका कुछ और मान्यता है। तो हम एक एक करके इन सब की जो माइथोलॉजिकल ओरिजिन है वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चरक की। तो आचार्य चरक का क्या मानना है, जो समुद्र मंथन की बात है, राइट, आचार्य चरक भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न मानते हैं विष को। तो आप जानते हो कि अमृत को प्राप्त करने की इच्छा से जब देव दानव युद्ध हुआ था, राइट, उन्होंने क्या किया था, क्षीर समुद्र का मंथन किया था। तो उस वक्त क्या हुआ कि अमृत की उत्पत्ति होनी थी, पर अमृत की उत्पत्ति से पूर्व क्या हुआ, एक भयानक स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ, ठीक है। भयानक स्वरूप वाले पुरुष की उत्पत्ति मानते हैं वो, जो कैसा था, जो अत्यंत तेजस्वी था, जिसके 4 बड़े बड़े दांत थे, हरित वर्ण के उसके केश थे, उसके नेत्रों से अग्नि के समान ज्वाला निकल रही थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा एक बहुत ही टेरिफाइंग एक व्यू उन्होंने क्रिएट किया है, कि वो कैसा दिखता था। तो उसको देखने से क्या हुआ, उसको देखकर जो संपूर्ण जगत या वहां जितने भी लोग उपस्थित थे, वो सारे विषाद युक्त हो गए। विषाद युक्त हो गए यानी कि उनकी इंद्रियां कैसी हो गई, खिन्न हो गई, अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो गई। इसीलिए उसकी संज्ञा क्या दी गई, उसे विष कहा गया। अब आगे कहा है कि जब ब्रह्मा जी ने उस विष पुरुष को देखा और ये जाना कि सभी प्राणी जो हैं वो उसकी वजह से बहुत दुखी हो रहे हैं, खिन्न हो रहे हैं, और वहां क्या है, अग्नि के समान दाह युक्त हो चुका है वो पुरुष। तो ब्रह्मा जी ने इस विष पुरुष को स्थावर और जांगम 2 योनियों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो ये विभाजन जो है वो किसके द्वारा माना गया है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा माना गया है, कि जो विष पुरुष है इसका स्थावर और जांगम, ये 2 योनियां हैं विष की। तो ये विभाजन ब्रह्मा जी ने करा, और स्थावर और जांगम 2 योनियों में से डिवाइड कर दिया। तो कहां से उत्पन्न हुआ था ये जो दानव था, ये क्षीर समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुआ था।
ये किसका मत है? और ये आचार्य चरक का मत है, और ये कहां डिस्क्राइब्ड है? चरक चिकित्सा 23 में, क्योंकि जो विष की जो रेफरेंस है वो चरक चिकित्सा 23 में ही मिलती है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। अब आचार्य सुश्रुत जो है वो एक कैटब नाम के दैत्य की बात करते हैं। दैत्य यानी कि दानव, है ना। उन्होंने एक अलग रेफरेंस बताया है कि कैटब नाम का एक दैत्य था जिसकी मृत्यु जब होनी थी, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब इस दैत्य ने क्या किया था, उस रचना में बहुत ही ज्यादा विघ्न उपस्थित करने की कोशिश करी। ठीक है, ब्रह्मा जी को विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करी। तो तेज के पुंज ब्रह्मा जी जो हैं उस दैत्य से बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोध ने जो है वो दारुण रूप धारण किया और उनके मुख से प्रकट हुआ। और अब ये जो था ये क्रोध रूपी पुरुष था। तो इस क्रोध रूपी पुरुष ने उस महाबली गर्जन तर्जन करने वाले राक्षस का वध कर दिया। राक्षस का नाम क्या है? कैटब, है ना। तो इस कैटब नाम के दैत्य का जो है वो वध कर दिया गया, और उस राक्षस का वध करने के उपरांत जो शरीरधारी क्रोध का वह तेजस्वी स्वरूप विचित्र रूप से और बढ़ने लगा, जिसे देखकर देवता विषाद युक्त हो गए, और विषाद उत्पन्न करने के कारण इसका नाम विष पड़ा। और आगे जो है वही बात है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, इस क्रोध रूपी ये जो था इसे स्थावर और जांगम भूतों में स्थापित कर दिया। जैसे कि आचार्य चरक ने भी सेम बताया था कि जो स्थावर और जांगम जो डिवीजन है वो किसके द्वारा है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा है। आचार्य सुश्रुत भी सेम ही मानते हैं कि ये जो डिवीजन है ये ब्रह्मा जी ने खुद करी है, स्थावर और जांगम। आपने इसमें ये जो दैत्य का नाम है कैटब, ये याद रखना है, और इसकी रेफरेंस है सुश्रुत कल्प 3। तो ये रेफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें पूछ लिया जाता है कई बार कि ये जो विश्व की उत्पत्ति की जो स्टोरी है वो कहाँ डिस्क्राइब्ड है, तो वो सुश्रुत कल्प 3 में डिस्क्राइब्ड है। और दैत्य का नाम याद रख लेंगे, कैटब दैत्य। नेक्स्ट बात करते हैं जो हिंदू माइथोलॉजी है, श्रीमद् भागवत गीता। तो ये आप सबने मैक्सिमम लोगों ने सुनी भी होगी ये स्टोरी, कि अमृत प्राप्त करने की इच्छा से जो है वो देव दानव जो है दानवों के बीच में युद्ध हुआ था, और जब वो समुद्र मंथन कर रहे थे तो अमृत से पूर्व विष की उत्पत्ति हुई थी। तो उस विष से क्या हुआ था, देवता और दानव सभी संतप्त हो गए थे। उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की थी। फिर भगवान शिव जो है वो वहां प्रकट हुए थे, और उन्होंने उस विष का पान कर लिया था, और अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है उस विष का नाम। तो विष का नाम क्या था? हलाहल विष। तो ये आपको याद रखना है कि उन्होंने कौन से विष का पान किया था? हलाहल विष का पान किया था। और आगे बात करें तो भगवान शिव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर जब हलाहल विष का पान कर रहे थे, तो उसके कुछ जो छींटे थे, ठीक है, उसकी जो कुछ बूंदें थी वो पृथ्वी पर गिर गई थी। उसी विष की जो कुछ बूंदें हैं वो पृथ्वी पर गिर गई थी, और उसी को ग्रहण करके सांप बिच्छू विष औषधियां जो है वो विषाक्त हो गए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये मान्यता किसकी है? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं विष के वर्गीकरण की। ठीक है, तो विष का वर्गीकरण, तो जैसे कि आप जानते हो हमने अभी बात करी कि विष जो है वो स्थावर और जांगम दो योनियों में ब्रह्मा जी ने डिवाइड किया है, राइट। तो आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने भी स्थावर और जांगम माना है। उसके अलावा एक संयोगज विष की बात आती है। संयोगज क्या होता है? जैसे कि हमने बताया कि जो कुछ द्रव्य इस प्रकार होते हैं, अगर उन दोनों द्रव्यों को या उससे 2 या 3 द्रव्यों को मिला दिया जाए तो वो किसकी तरह कार्य करते हैं? वो विष की तरह कार्य करते हैं। यानी कि जो कॉम्बिनेशन में कुछ ड्रग्स इस तरह के होते हैं, कुछ द्रव्य इस तरह के होते हैं जो विष की तरह कार्य करते हैं, उसे हम संयोगज विष कहते हैं, राइट। और ये जो संयोगज विष है ये फर्दर 2 टाइप्स का कहा गया है, गर विष एवं कृत्रिम विष। तो गर जो है दैट इज बेसिकली संयोगज विष, जो 2 द्रव्यों को या 2 से अधिक द्रव्यों को मिलाने से उत्पन्न हो रहा है। और कृत्रिम कृत्रिम विष होता है आर्टिफिशियल पॉइजन।
यानी कि जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या डिवीजन किया है? स्थावर विष, जांगम विष, संयोगज विष। और संयोगज में गर विष एवं कृत्रिम विष। गर जो है वो कॉम्बिनेशन से उत्पन्न है, संयोग से, और कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड विष है। नेक्स्ट है विष योनि। तो विष की योनियां हम पहले ही बात करके आ गए कि ब्रह्मा जी ने विष को 2 योनियों में स्थापित किया। एक है स्थावर, स्थावर अर्थात वेजिटेबल ओरिजिन, यानी कि पॉइजन ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। और जांगम, जांगम यानी कि एनिमल ओरिजिन। जो हमें वेजिटेबल से प्राप्त हो रहा है वो है स्थावर विष, और जो हमें एनिमल ओरिजिन से, जो हमें एनिमल से मिल रहा है, वो है जांगम विष। क्लियर है विष की योनियां? तो किसी को यहां तक कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ओके। कैटब रिपीट कर देंगे। कैटब जो था वो एक दैत्य था, जो कब उत्पन्न हुआ था? कैटब दैत्य उत्पन्न हुआ था जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। ठीक है, तो क्या किया, वो ब्रह्मा जी को डिस्टर्ब कर रहा था इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी क्रोध युक्त हो गए, और ब्रह्मा जी के क्रोध से जो है वो इस कैटब नामक दैत्य का वध हुआ। लेकिन जो क्रोध था वो और अधिक बढ़ गया। दानव का वध तो हो गया, लेकिन क्रोध जो है वो और ज्यादा बढ़ गया, और इस क्रोध को देखकर फिर से सभी प्राणी विषाद युक्त हो गए, और यही क्रोध ने विष का रूप धारण किया। इसीलिए इसे विष कहा गया, क्योंकि इसे देखकर सभी विषाद युक्त हो गए थे। क्लियर है? सुभोजीत, आपका डाउट था ये कैटब दैत्य वाला, ये क्लियर है अब? ठीक है, अब हमने विष की योनियों की बात तो कर ली, स्थावर और जांगम, है ना। अब हम बात करेंगे विष के अधिष्ठान की। अब अधिष्ठान क्या होता है? साइट, है ना, यानी कि विष हमें कहाँ मिल रहा है, यानी कि विष की कौन सी साइट है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थावर विष के अधिष्ठान। तो स्थावर कौन से विष थे? जो वेजिटेबल ओरिजिन के विष थे, उसे हम स्थावर विष कह रहे थे। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, स्थावर विष के कितने अधिष्ठान हैं? 10। ये आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थावर विष के अधिष्ठान कितने माने गए हैं? 10 अधिष्ठान माने गए हैं। आचार्य सुश्रुत ने स्थावर विष के 10 अधिष्ठान माने हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो स्थावर यानी कि वेजिटेबल ओरिजिन, राइट। तो ये देखो, ये सारी चीजें हमें स्थावर वेजिटेबल्स में मिलती हैं। मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, क्षीर, सार, निर्यास, धातु एवं कंद। ये 10 जो हैं वो स्थावर विष के अधिष्ठान बताए गए हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें हमें प्लांट ओरिजिन से ही मिलती है ना। मूल यानी कि रूट्स, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, बार्क, सैप, हार्टवुड, एक्सट्रैक्ट, मिनरल्स एंड बल्ब। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं? प्लांट ओरिजिन से मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि देखो, जो धातु है ना, मिनरल्स, वो भी आचार्य सुश्रुत ने किसके अंतर्गत मानी है? स्थावर विष के अंतर्गत मानी है। अब आप सोचोगे कि ये तो प्लांट ओरिजिन नहीं है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसे कहाँ माना है? स्थावर विष के अंतर्गत माना है। तो ये भी आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धातु विष है उसे आचार्य सुश्रुत ने अलग ना मान करके स्थावर विष के अंतर्गत ही उसका वर्णन किया है। ठीक है, और इसमें वो 2 धातुएं बताते हैं, फेनाश्म और हरताल। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब बात करते हैं, नेक्स्ट है जांगम विष के अधिष्ठान। तो जांगम विष के कितने अधिष्ठान माने गए हैं? टोटल 16, यानी कि 16। स्थावर के हम 10 अधिष्ठान पढ़ के आए, और अगर हम जांगम विष के अधिष्ठान की बात करें तो कितने माने गए हैं? 16, यानी कि 16 अधिष्ठान माने गए हैं। कि जो जांगम जो प्राणी है उनमें विष कितनी साइट्स पर रहता है? 16। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं।
तो पहला है दृष्टि। दृष्टि यानी कि उनकी साइट। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके देखने पर ही वो विषाक्त हैं, ठीक है, जिनकी दृष्टि ही विषाक्त है। ऐसे जो है कुछ दिव्य सर्प माने गए हैं आचार्य सुश्रुत ने, जैसे वासुकी नाग बताया है एक, राइट। तो जो दिव्य सर्प है, जो वासुकी नाग है, उसकी दृष्टि भी विषाक्त मानी है। फिर है निश्वास। निश्वास यानी कि ब्रेथ। तो ब्रेथ में भी पॉइजन पाया जाता है। उसके अलावा दंष्ट्रा। दंष्ट्रा आप जानते हैं, है ना, फैंग्स, जो उसके टीथ हैं वो कैसे हैं, पॉइजनस हैं। नख, नेल्स, है ना। मूत्र, पुरीश, शुक्र, लालास्त्राव, आर्तव, मुख सदंश, विसर्जित। विसर्जित यानी कि फ्लेटस। गुदा से निकलने वाला जो कुत्सित शब्द है उसे विसर्जित कहते हैं, ठीक है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव में कि विसर्जित क्या है, तो गुदा से निकलने वाला जो कुत्सित शब्द यानी कि जो फ्लेटस है उसे विसर्जित कहते हैं, और ये भी विष का अधिष्ठान माना गया है। तुंड। तुंड यानी कि बीक। जो आपके बर्ड्स हैं उनकी जो बीक है ना, कुछ पॉइजनस बर्ड्स भी पाए जाते हैं। तुंड। अस्थि। देखो अस्थि भी पॉइजनस है, बोन, है ना। पित्त। पित्त यानी कि बाइल। शूक यानी कि ब्रिसल्स। और शव यानी कि कैडेवर। तो ये 16 अधिष्ठान किसके बोले गए हैं, जांगम विष के अधिष्ठान बताए गए हैं, ये 16, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जो सर्प है, सर्प में विष जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम ऐसे नॉर्मली अज्यूम करें तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो सर्प के दांत होते हैं वो विषैले होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसका रेफरेंस आचार्य चरक, जब हम पढ़ेंगे चरक संहिता में, जब आप पढ़ते हो विष के बारे में, तो वहां मिलता है कि जो विष है वो सर्प के संपूर्ण शरीर में पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार शुक्र जो है वो भी मनुष्यों के संपूर्ण शरीर में पाया जाता है। इस तरह से एक कंपैरिजन बताया है आचार्य चरक ने, जिसकी वजह से ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि जो सर्प है उसमें विष कहाँ पाया जाता है। तो उसमें वो ऑप्शन में जरूर आपको दंष्ट्रा या उसके फैंग्स देता है, और मैक्सिमम हम वही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि सर्प में जो विष है वो उसके फैंग्स में होगा, उसके दंष्ट्रा में होगा। ऐसा नहीं है, सर्प का विष जो है वो उसके संपूर्ण शरीर में पाया जाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा ये जो 16 अधिष्ठान है ये बताए गए हैं विष के, ठीक है। कोई डाउट? ओके, आगे बात करते हैं विष की गति के। ये हम अभी तक फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक विष गति करके भी आपके पास पॉइंट है। तो बात करते हैं विष की गति। तो इसमें चरक चिकित्सा 23 में कहा गया है, जंगमम स्याद अधोभागम। जंगमम स्याद अधोभागम, ऊर्ध्व भागम तु मूलजम, ठीक है। यानी कि जांगम विष के शरीर के संपर्क में आने पर उसकी गति ऊपर की ओर, और मूलज या स्थावर विष को खा लेने पर उसकी गति कैसे होती है, नीचे की ओर होती है, ठीक है। तो ये विष की गति आपने याद रखनी है। अब देखो, क्योंकि जो पॉइजन है इसकी गति कैसी है, ऑपोजिट है, इसीलिए जो एंटीडोट होता है वो जांगम का स्थावर विष और स्थावर का जांगम विष होता है मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि इनकी गति कैसी है, एक दूसरे को अपोज करने वाली है। तो जंगमम स्याद अधोभागम, ऊर्ध्व भागम तु मूलजम। नेक्स्ट आते हैं विष की प्राण हरण क्रिया। तो ये पॉइंट भी आपको सिलेबस में ऐसे होगा, विष प्राण हरण क्रिया करके, कि विष जो है वो किस प्रकार कार्य करता है और प्राणों का हरण करता है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जब विष शरीर में प्रवेश करता है तो वो कौन सी धातु को दूषित करता है, तो वो रक्त धातु को दूषित करता है, ठीक है। रस धातु को नहीं करता है, कौन सी धातु को करता है, रक्त धातु को दूषित करता है। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि विष सर्वप्रथम कौन सी धातु को दूषित करता है। तो विष सर्वप्रथम रक्त धातु को दूषित करता है, उसके बाद वह वात पित्त कफ, यानी कि जो आपके तीनों दोष हैं, वात पित्त और कफ, उनको दूषित करता है। और आशय, आशय, जितने भी आशय बताए गए हैं, अमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, है ना, तो जितने भी आशय बताए गए हैं बॉडी में, उनको एक साथ दूषित करता है।
तो पहले क्या किया, रक्त को दूषित करा, उसके बाद जो हमारे त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों को दूषित करा, आशयों को दूषित किया, फिर हृदय में प्रवेश करके वहीं स्थित होकर मृत्यु का कारण बनता है। तो अंत में कहा गया है विष, वो हृदय में प्रवेश किया और वहीं पर स्थित हो गया, जिसके कारण मृत्यु हो गई। अब हृदय में प्रवेश होने पर क्यों मृत्यु होती है? क्योंकि आप जानते हो कि हृदय ओज का स्थान है। जो हमारी पर ओज है वो कहाँ प्राप्त होती है? हमें हृदय में प्राप्त होती है। तो क्या करता है, ये एकदम ओज का विध्वंस कर देता है, ओज का नाश कर देता है। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे भी कि जो ओज के गुण हैं और जो विष के गुण हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसलिए ओज के सभी गुणों का नाश करके विष ओज का बिल्कुल विध्वंस कर देगा और प्राणी मृत्यु को प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम रक्त दूषित हुआ, उसके बाद वात पित्त कफ तीनों दोष, आशय, और अंत में हृदय में प्रवेश होकर के वहां स्थित होकर के मृत्यु कॉज करेगा। ये देखिए आगे आगे विष के गुण। अब ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो विष के गुण हैं वह ओज के गुणों के एकदम ऑपोजिट होंगे। ओज के भी कितने गुण हैं? 10 गुण बताए गए हैं। उसी प्रकार विष के भी 10 ही गुण बताए गए हैं और वह ओज के गुणों के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो ये श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको विष के गुणों का श्लोक अगर आप चरक के याद कर लेंगे तो आपको सुश्रुत और वाग्भट याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक एक गुण का बीच में डिफरेंस आएगा, आपको सारे गुण एक ही श्लोक से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने जो बताया है, लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम 10 गुण उक्तम विषम तजज्ञ। यानी कि कौन कौन से 10 गुण बताए हैं? लघु, लघु यानी कि कैसा है विष? एकदम लाइट है ना, हैवी नहीं है, वो लाइट है। रुक्ष यानी रफ। आशु, आशु होता है जो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। विशद, विशद यानी कि नॉन स्लाइमी, ठीक है, वो स्लाइमी नहीं है, इट्स नॉन स्लाइमी, इट्स रफ काइंड ऑफ। व्यवाई, व्यवाई हमने बात करी, क्योंकि विष क्या होता है? व्यवाई होता है, बहुत जल्दी फैल जाता है। ठीक है, क्विकली एब्जॉर्ब होता है या क्विकली फैल जाता है। तीक्ष्ण है ना, तीक्ष्ण है, शार्प। विकासी, विकासी यानी कि डिप्रेसिंग। सूक्ष्म यानी सटल। उष्ण यानी हॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट है अनिर्देश्य रस। अनिर्देश्य रस मैंने क्यों इंपॉर्टेंट कहा? क्योंकि आचार्य सुश्रुत की अगर हम बात करें तो उन्होंने अनिर्देश्य रस के स्थान पर अपाकी, अपाकी यानी कि नॉन डाइजेस्टिंग, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं होता है इजीली, उसका वर्णन किया है। बाकी 9 गुण जो है वो चरक वाले ही माने हैं, लेकिन आचार्य चरक ने जहां पे अनिर्देश्य रस कहा है वहां पे आचार्य सुश्रुत ने अपाकी गुण का वर्णन किया है। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एमसीक्यू बेस में भी पूछा जाता है कि जो अनिर्देश्य रस है वो किसने माना है? आचार्य चरक ने माना है। और अपाकी गुण कौन मानता है? तो आचार्य सुश्रुत मानते हैं। ठीक है, माने आचार्य सुश्रुत ने भी 10 ही गुण हैं, लेकिन 9 जो है वो चरक वाले सेम है। चरक ने अनिर्देश्य रस मान लिया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने जो है वो अपाकी गुण का वर्णन किया है। उसके अलावा अगर हम आचार्य वाग्भट की बात करें तो वाग्भट ने दोनों मान लिया। ठीक है, उन्होंने अपाकी भी कहा और अनिर्देश्य रस की जगह उन्होंने अव्यक्त रस, विच इज सेम है ना, उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी टर्म चेंज कर दी है, अव्यक्त रस। आचार्य चरक ने जिसे अनिर्देश्य रस कहा था उसे आचार्य वाग्भट ने अव्यक्त रस कह दिया। बस इतना सा डिफरेंस है। और बाकी इसकी वजह से आचार्य वाग्भट के कितने गुण हो गए? टोटल 11 हो गए, क्योंकि उन्होंने आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों का मत जो है वो स्वीकार कर लिया, अव्यक्त रस भी मान लिया और अपाकी भी मान लिया। इसकी वजह से आचार्य वाग्भट द्वारा गुण होते हैं 11। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं कि पहली बात, विष के कितने गुण बताए गए हैं कौन से आचार्य के द्वारा? तो आचार्य चरक ने भी 10 गुण माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी 10 गुण माने हैं और आचार्य वाग्भट ने 11 गुण का वर्णन किया है। ठीक है, फिर आचार्य चरक ने क्या कहा? अनिर्देश्य रस कहा। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा?
अपाकी कहा। और आचार्य वाग्भट ने क्या कहा, उन्होंने दोनों मान लिए, अव्यक्त रस भी कंसिडर किया और अपाकी गुण भी कंसिडर किया, जिसकी वजह से उनके टोटल गुण होते हैं 11। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव या एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये जो श्लोक है आचार्य चरक का विष के गुणों का, ये याद होना चाहिए। अगर आप ये श्लोक याद नहीं करते हैं तो कम से कम आप ओज के गुणों का श्लोक याद कर लें, क्योंकि उससे आप ये गुण जो है वो निकाल सकेंगे इजीली, राइट? क्योंकि क्या कहा है हमने, ये सारे गुण क्या हैं, ओज के गुण के ऑपोजिट हैं। ये आगे विष के गुणों की बात। अब हम बात करते हैं विष के प्रभाव की, राइट? अब एक एक गुण को यहां हम डिस्कस करेंगे कि कौन से गुण के कारण क्या इफेक्ट क्रिएट होगा बॉडी में। ठीक है, इसे हम आज का लास्ट टॉपिक रखेंगे, विष का प्रभाव। तो सबसे पहले देखो, रुक्ष और उष्ण गुण की बात करते हैं। ठीक है, तो रुक्ष है, अब कोई भी चीज रुक्ष होती है तो क्या करती है, वो कौन से दोष को प्रकोपित करती है, वायु को प्रकोपित करती है। तो उसी प्रकार विष जो है वो रुक्ष होने के कारण वायु को प्रकोपित करता है और उष्ण होने के कारण रक्त के साथ पित्त को प्रकोपित करता है। क्योंकि आप जानते हो कि जो पित्त है और जो रक्त है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, है ना? रक्त और पित्त की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, सिमिलर है, आश्रय आश्रय भाव है उनमें, है ना? एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार अगर उष्ण है तो क्या करेगा, वो रक्त को भी प्रकोपित करेगा और पित्त को भी प्रकोपित करेगा। ठीक है, तो रुक्ष होने के कारण वायु को और उष्ण होने के कारण रक्त और पित्त को प्रकोपित करता है। दूसरा गुण है तीक्ष्ण। अब देखो, तीक्ष्ण होगा तो तीक्ष्ण होने के कारण क्या करता है, बुद्धि को मोहग्रस्त करता है। क्या करता है, बुद्धि को मोहग्रस्त करता है और वेरी इंपॉर्टेंट, मर्म बंधनों को नष्ट करता है। ये कॉम्पिटिटिव में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीक्ष्ण गुण के कारण जो है वो क्या होता है, मर्म बंधनों का नाश होता है विष के द्वारा। या ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है कि मर्म बंधनों को नष्ट विष का कौन सा गुण करता है, तो तीक्ष्ण गुण करता है। ठीक है, तो तीक्ष्णता से क्या करेगा, बुद्धि को मोहग्रस्त करेगा, ठीक है, और मर्म बंधनों को नष्ट करेगा। नेक्स्ट गुण की बात करें तो है सूक्ष्म। अब ये तो देखो क्लियर है आपको कि अगर सूक्ष्म होगा तो क्या करेगा, शरीर के सभी अवयवों में शीघ्रता से प्रवेश कर जाएगा, है ना? जो चीज जितनी छोटी होगी उसके लिए उतना ही तो इजी होगा किसी भी अवयव में प्रवेश करना। तो इसीलिए सूक्ष्म गुण के फलस्वरूप वो क्या करेगा, शीघ्र शीघ्र ही शरीर अवयवों में प्रवेश कर जाएगा और विकार को उत्पन्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आशुकारी। आशुकारी यानी कि रैपिडली स्प्रेडिंग। अब क्या होगा, जो चीज रैपिड स्प्रेड करेगी वो जल्दी ही प्राणों का नाश करेगी। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस, कि कौन से गुण के कारण विष जो है वो प्राणों का हनन करता है, तो आशुकारी गुण के कारण। ठीक है, आशुकारी गुण के कारण विष जो है वो प्राणों का नाश करता है। क्योंकि क्या करेगा, जल्दी फैल जाएगा, आशुकारी यानी जल्दी फैलेगा और शीघ्र ही प्राणों का नाश करेगा। नेक्स्ट बात है व्यवाई। तो व्यवाई क्या होता है, जो शीघ्र फैल जाए, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए। तो व्यवाई होने के कारण वो पहले संपूर्ण शरीर में पाचन से पूर्व ही फैल जाएगा। पहले वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, पहले वो फैल गया, उसके बाद उसका पाचन होता है। तो वो उसी को हम व्यवाई गुण कहते हैं। तो व्यवाई होने से क्या है, वो संपूर्ण शरीर में पाचन होने से पूर्व ही पहले वो फैल जाएगा। नेक्स्ट है विकासी। विकासी क्या है, विकासी होने के कारण जो है वो दोष धातु एवं मलों को नष्ट करता है ना? विकासी यानी कि डिप्रेसिंग, किसी भी चीज का एक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो दोष धातु मल, जो हमारा दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, आपने सुनी होगी ये बात, है ना? किसने कही है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो क्या है, ये दोष धातु मल, ये अगर यही नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, शरीर भी नष्ट हो जाएगा, है ना? प्राणों का नाश हो जाएगा। तो ये कौन से गुण के कारण नष्ट हो रहे हैं, दोष धातु और मल, विकासी गुण के कारण नष्ट हो रहे हैं।
फिर बात करते हैं विशद गुण की। तो विशद क्या था? नॉन स्लाइमी, यानी कि जो चिपकता नहीं है, राइट। तो अगर विष जो है वो चिपकेगा नहीं, कहीं रुकेगा नहीं, तो क्या होगा? पूरी बॉडी में इजिली फैलेगा, है ना। तो विशद होने के कारण जो है वो विष कहीं भी रुकता या चिपकता नहीं है, इजिली फैल जाता है और प्राणों का नाश करता है। नेक्स्ट गुण की बात करें तो लघु। तो लघु होने के कारण विष कैसा होता है? दुष्चिकित्स्य होता है। तो ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से गुण के कारण विष दुष्चिकित्स्य है। तो लघु गुण के कारण विष दुष्चिकित्स्य होता है, क्योंकि देखो कोई चीज जितनी लाइट है ना, जितनी लाइट है उसको उतना ही ट्रीटमेंट उसका मुश्किल होगा। तो दुष्चिकित्स्य क्यों है? लघु गुण के कारण। नेक्स्ट है अविपाकी। अविपाकी, ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि विष कैसा है? अविपाकी, यानी कि वो बहुत दिनों तक शरीर में पड़ा रहेगा, लेकिन वो इजिली डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अविपाकी होने के कारण विष क्या करेगा? वो शरीर में बहुत दिनों तक बना रहेगा, कष्ट उत्पन्न करेगा, आसानी से बाहर नहीं निकलेगा या डाइजेस्ट जो है वो नहीं होगा। ये सभी विष के गुण थे जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसमें जो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने वो भी बात करी। कल हम बात करेंगे विष के वेग की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आचार्य चरक और सुश्रुत ने इसको काफी अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए अलग अलग वेग में अलग अलग लक्षणों की बात की है। तो इसे हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक आपको ये सारा जो विष के गुण हैं वो याद होने चाहिए, कौन से आचार्य ने कितने बताए हैं। एक बार फिर से हम बात कर लें तो आचार्य चरक ने 10 कहे हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी 10 कहे हैं और आचार्य वाग्भट ने 11। चरक ने अनिर्देश्य रस, सुश्रुत ने अपाकी और आचार्य वाग्भट ने दोनों मान लिए हैं, अव्यक्त रस और अपाकी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके गुण। यहाँ तक आज जो हमने पढ़ा, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या कोई टॉपिक रिपीट करना हो तो भी आप बता सकते हैं। Okay, so that's it for today's class. Thank you very much for joining. विष विष गति, ओके, विष की गति देखो, विष की गति जो है वो दो प्रकार से बताई गई है, जंगमम स्याद अधोभागम और ऊर्ध्व भागम तो मूलजम। यानी कि देखो कुछ विष होते हैं जिनकी गति कैसी होगी? ऊपर की ओर को होगी, और कुछ की बॉडी में नीचे की ओर को। ठीक है, तो जंगम विष की गति कैसे कही है? अधोभागम। और जो मूल विष है उसकी क्या कही है? ऊर्ध्व भागम तो मूलजम। ठीक है, तो ऊपर या नीचे किस प्रकार की गति है वो बात कही गई है। ये एक काफी छोटा पॉइंट है, एग्जाम में आपको एज इट इज डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि विष गति को एक्सप्लेन करें। बस इतनी सी बात बताई गई है कि विष की गति ऊर्ध्व है या अधो है। तो जांगम विष की अधोभागम और मूल की जो है वो ऊर्ध्व भाग की गति बताई गई है। और कोई डाउट? विष के गुण क्लियर है सभी को? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोथ फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। विष गति, सॉरी नॉट विष गति, विष के गुण, वो क्लियर है? विष का प्रभाव, ओके। विष का प्रभाव देखो, हमने ये जो बात करी थी ना कि विष की प्राण हरण क्रिया क्या है, विष के प्रभाव में भी जो है वो वही बात आप करेंगे कि विष किस प्रकार से बॉडी में व्याप्त होता है। सबसे पहले वो रक्त को दूषित करता है, यही विष का प्रभाव है कि सबसे पहले वो रक्त को दूषित करेगा, उसके बाद वात पित्त कफ और आशयों को दूषित करेगा, और नेक्स्ट हृदय में प्रवेश करके वहां स्थित होकर के मृत्यु का कारण बनता है। यही उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट यही है, उसकी जो क्रिया है वो भी यही है। ठीक है, ये जो पॉइंट था यही आपका विष प्रभाव एक्शन में भी आएगा और उसकी क्रिया में भी यही आएगा। कोई और डाउट?
Okay, so that's it for today's class. Thank you very much for joining and stay connected with IUTIP. Thank you.